वेलकम टू चौधरी इकोनॉमिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2025 जो एग्ज़ाम हुआ था 7 जनवरी 2026 को। इसकी प्रोविजनल आंसर की आज रिलीज हो चुकी है 7 दिन बाद। तो हम डिस्कस करेंगे। कहाँ भाग गया? हम्म एजेंडा ये है, हम डिस्कस करेंगे चैलेंजेबल क्वेश्चन कौन से हैं, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन कौन से हैं, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। एक रेंज बताएंगे 2-3 क्वेश्चन की, 5 मार्क्स के बीच की रेंज की, जो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और 2026 के लिए इस एग्ज़ाम से हमको क्या सीख मिलती है, और जिनका जेआरएफ नहीं हुआ या नेट नहीं हुआ उनको जून 2026 के लिए क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। क्लियर? चलते हैं। सो चैलेंजेबल क्वेश्चंस की बात करें तो दो चैलेंजेबल क्वेश्चन हैं, एक दो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ हाई जाएगी। पेपर इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। और जून की स्ट्रेटजी, ये सारे एजेंडा जो हैं यहाँ पे चैप्टर नीचे लाइन में चैप्टर बने हुए दिखेंगे, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट कट ऑफ पे भी जा सकते हो, डायरेक्ट स्ट्रेटजी पे भी जा सकते हो, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको और भी कोई चैलेंजेबल क्वेश्चन लगता है जिसका एनटीए ने आंसर गलत दिया है तो वो ज़रूर बताएं। मैं पिन कमेंट में, नीचे एक पिन कमेंट में जो भी एडिट करना होगा या जो भी क्वेश्चन डालना होगा वो पिन कमेंट में डाल दूंगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी रहेगा पिन कमेंट में, तो उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आंसर की मिल जाएगी, और भी बहुत सारी अपडेट्स देता रहता हूँ मैं टेलीग्राम पे। चलिए शुरू करते हैं चैलेंजेबल क्वेश्चंस। सो चैलेंजेबल पर आते हैं। पहला है पेपर वन। सो पेपर वन भी ज़रूरी है, राइट। सो पेपर वन में जो चैलेंजेबल क्वेश्चन मिला है ये मिला है लास्ट का, या यहाँ पे आप देख सकते हो आप 4672 क्वेश्चन आईडी आप में मैच करेगी, 50 शायद मैच ना करे, तो ये आईडी है 4672, लास्ट की 4 डिजिट देख लेना। सो ये पैसेज था सोशलिज्म के ऊपर कि क्या सोशलिज्म है, क्या कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म ने क्यों अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, क्यों मार ली, यही क्वेश्चन था। नो सोशलिस्ट कंट्री हैज़ बीन एबल टू रियलाइज द एम ऑफ सोशलिज्म बिकॉज, क्यों एम नहीं मिला। तो एनटीए ने आंसर दिया है, एनटीए ने आंसर दिया है 3, और मेरा आंसर है 4। क्यों? क्योंकि पैसेज में साफ साफ लिखा है कि इट वुड बी इनकरेक्ट टू से दैट सोशलिज्म और कम्युनिज्म वाज मेड करप्ट बाय wicked and incompetent rulers, or that capitalism has been successful in spite of the prevalence of immoral values in it। अब मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि इट वुड बी इनकरेक्ट बोला है तो सोशलिज्म का करप्ट, करप्ट बाय इनकम्पिटेंट रूलर, ये नहीं होना चाहिए। इट्स गुड एंड मॉरल क्वालिटीज आर नॉट सस्टेन्ड, ये वाला होना चाहिए। नो पॉलिटिकल सिस्टम कैन सक्सीड अनलेस इट्स गुड एंड मॉरल क्वालिटीज आर सस्टेन्ड। सो ये पैसेज में कोई बुक तो हम लगा नहीं सकते, इस पे एक राइटअप लिख के दे सकते हैं कि देखो पैसेज तो बोल रहा है कि ये गलत होगा, ये कहना गलत होगा, वही ऑप्शन दे रहा है एनटीए तीसरा। सो एनटीए ने तीसरा दिया है, मेरे अकॉर्डिंग इसमें फोर्थ होगा, ठीक है, जो कि पैसेज से पढ़ के आप पता कर सकते हो। फिर चलते हैं इकोनॉमिक्स का। सो सबसे तगड़ा क्वेश्चन जो कि पहले एनटीए पूछता था, बीच में भी पूछना बंद कर दिया, अभी अब की बार इजी पेपर आया तो फिर से पूछा है। ये है 4673, 4673 क्वेश्चन आईडी। सो इसमें क्या है, डिक्लाइन इन प्राइस, प्राइस कम होता है तो गिफिन गुड में क्या होता है। सो ऑब्वियसली एक और चार में से होगा, राइट। एनटीए ने एक दिया है, मेरे अकॉर्डिंग चार होगा, क्यों होगा। तो ये एक डिबेट चल रही है इकोनॉमिक्स में, एट एटलीस्ट यूजीसी नेट की तरफ से, और फिर उसके बाद स्टेट बोर्ड्स ने भी सेट में वहाँ पे भी पूछना स्टार्ट कर दिया, और गलत आंसर दिए जा रहे हैं सब। तो मैंने चेक किया, ये अपनी 5 बुक में चेक किया मैंने, 1 2 3 4 5। सो आहूजा है, एच एल आहूजा जो है अपनी, वो बोल रही है फर्स्ट, फर्स्ट ऑप्शन बोल रही है। और पिंडिक रूबिनफील्ड जो है ये भी फर्स्ट ऑप्शन बोल रही है। फिर कोत्सियानिस फोर्थ बोल रही है, हालवेरियन फोर्थ बोल रही है, और स्नाइडर फोर्थ बोल रही है।
और लॉजिकली भी इसका फोर्थ होना चाहिए, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव होता है, ऑलवेज नेगेटिव। और अगर आप कोचिंग वाले टीचर्स की बात करो तो भी मैम हैं जो फर्स्ट बोलेंगी, और टीचर हैं बाकी सर हैं वो फोर्थ बोलेंगे। तो एनटीए ने पहले गलती से कभी फर्स्ट वाले को दिया हुआ है तो हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है। लेकिन डिक्लाइन इन प्राइस में हम सबको पता है नेगेटिव होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और पॉजिटिव होता है इनकम इफेक्ट, और जो कि इससे बड़ा होता है सब्स्टिट्यूशन से। तो इसमें फोर्थ आएगा, इसको चैलेंज कर सकते हो आप इस बुक से, कोत्सेयानी से कर सकते हो, हॉलवेरियन से, निकोलस स्नाइडर। मैंने आज फिर से इनमें एक एक वर्ड टू वर्ड चेक करा है और फिर से मैंने देखा है। तो पिंडाइक रूबेनफील्ड में थोड़ा सा ऐसा दे रखा है, थोड़ा डाइसी सा, ढंग से नहीं लिख रखा है, एग्जैक्ट तो नहीं लिख रखा, थोड़ा सा लिख रखा है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को पॉजिटिव बता रखा है। तो इनमें से क्या है, आहूजा ने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को पॉजिटिव बता रखा है, रूबिनफील्ड ने पॉजिटिव बता रखा है, इन सब तीनों ने नेगेटिव बता रखा है, और यही है ज़्यादा बुक हैं जो कि मानी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हो गए जिसमें मेरे अकॉर्डिंग दोनों में चार चार आएगा, एनटीए के अकॉर्डिंग तीन और एक आएगा। केवल दो ही क्वेश्चन है ऐसे चैलेंजेबल, क्योंकि इजी पेपर था और क्वेश्चन कोई गलत बताया नहीं है एनटीए ने। मैंने चेक, जहां तक मैंने चेक किया है, बाकी आप कमेंट करके बताएं। फिर चलते हैं करेक्ट क्वेश्चंस। दो क्वेश्चन ऐसे लाया हूं मैं जो करेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे देख के लग रहा है कि पता नहीं गलत होगा। सो पहले तो ये वाला है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल पे इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन होता है, बट स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं होता। तो ये रीजन सही है, और जो स्टेटमेंट है वो भी सही लग रहा है। तो लग रहा है कि फर्स्ट होना चाहिए, लेकिन इसमें फर्स्ट नहीं होगा, फोर्थ होगा। एन टी ए इज करेक्ट, क्योंकि पहला इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला देखो इतना तो करेक्ट है। ये है चेंज ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन चेंज किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये है चेंज ऑफ स्केल, मल्टीप्लाई किया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में एक्स की जगह कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके भेजते हैं तो ये बाहर आ जाता है एस टी एक्स, लेकिन ये स्क्वायर नहीं होगा, ये होगा अंडर रूट प्लस माइनस हो सकता है, तो उसको ऐसे लिखते हैं ए को। तो ये वाला चीज़ है ना, ये गलत हो गया। तो इसके चक्कर में ए इज़ नॉट करेक्ट, तो एन टी ए इज़ करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन कौन सा है, ये है 4679। ठीक है, फिर चलते हैं मनरेगा वाला। मनरेगा वाला है 4692। 4692 अभी मोदी जी ने चेंज कर दिया इसका नाम, तो ये क्वेश्चन आ गया। सो इसमें क्या है, 120 दिन नहीं है, 100 दिन था। तो ये तो गलत हो गया, इसमें अपने को करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, 90% कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये शायद 100% था, है ना। हमारे दिमाग में यही है कि सेंटर ने 100% देता है, और अभी सेंटर ने 60-40 कर दिया, लेकिन वो राम जी नाम जी क्या नाम से किया है उसमें किया है, लेकिन एग्जिस्टिंग की बात हो रही है यहाँ पे मनरेगा। तो मनरेगा में 100% था, तो ये भी हमको प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी गलत लग रहा है। इन द फर्स्ट फेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन 150 मोस्ट बैकवर्ड सिटी डिस्ट्रिक्ट, तो 150 नहीं था, ये 200 था। तो ये भी गलत है, 2006 में जब इम्प्लीमेंट हो रहा था उसके टाइम की बात है। फिर 2 अक्टूबर 2010, यहाँ पे 2009 है, 2009 में इसने चेंज करके कांग्रेस गवर्नमेंट ने गांधी जी के नाम पे रख दिया, तो ये भी गलत है। तो चारों गलत हो गए ना, तो चारों गलत नहीं हुए, ये वाला सही है जो एनटीए ने आंसर दिया है टू, वो सही है, क्योंकि 90%, 100% तो लेबर कॉस्ट देता है। देखो कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में दो टाइप की कॉस्ट होती है, लेबर और बाकी सारी आसपास की कॉस्ट, राइट, मटेरियल की। सो इसमें सेकंड करेक्ट है। सो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या करेगा। इंटायर कॉस्ट ऑफ वेज ऑफ अनस्किल्ड मैनुअल लेबर, अनस्किल्ड मैनुअल लेबर है उसका 100%, जो उसकी क्या बोलते हैं उसकी, दिहाड़ी, दिहाड़ी 100% गवर्नमेंट देगी सेंट्रल, और 75% मटेरियल का कॉस्ट देगा। किसको, मटेरियल का कॉस्ट देगी, और स्किल्ड लेबर या सेमी स्किल्ड होंगे ना उनका 75% देगी, और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का 6% ही देगी। बाकी ये देखो ये स्टेट गवर्नमेंट कवर करेगी, 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड। तो ये बाकी बचाना इसका वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्टेट गवर्नमेंट देगी, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ एसईजीसी जो भी है इसको ओवरसी करता है उसको भी पैसे स्टेट देगी। सो अकॉर्डिंग टू द न्यू बिल, अभी जो नया आया उसमें सेंटर 60% फंड देगा,
एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का अलग रूल है, और बाकी 40% है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। सो देखो यहाँ पे 100% जो है ओनली अनस्किल्ड की बात हो रखी है, तो ये क्या हो रहा है, 90% ऑफ द कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो अगर टोटल की बात करें ना, ये इन दोनों की पूरी, तो ये 100% अनस्किल्ड, 75% स्किल्ड और 6% एडमिन कॉस्ट, तो ये टोटल अप्रोक्स 80% बोलते हैं इसको। सो ये आंसर, सॉरी अप्रोक्स 90% बोलते हैं, सॉरी सॉरी 90%, अप्रोक्स 90%, तो ये आंसर सही है, 102 में 2 इज करेक्ट। ठीक है। सो दो क्वेश्चन चैलेंजेबल हैं, गिफिन गुड का एक, और एक पेपर वन के पैसेज का। दो क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल हैं थोड़े से, लग रहा है अपने को हो सकता है, लेकिन उसमें क्या है, वो एनटीए ने सही दिए हैं, और बाकी सारे क्वेश्चन मैंने चेक करे हैं, सारों का आंसर सही दिया है। अब बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ के लिए थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, ये देखो। देखो कट ऑफ हवा में तो कर नहीं सकते, लास्ट एग्जाम्स में भी मैंने कट ऑफ का वीडियो बनाया था, और वो अप्रोक्स 3 एग्जाम एग्जाम हो गई, तीनों बार उसी रेंज में बैठ रहा है जिस रेंज में हमने प्रिडिक्ट किया था। सो ऑब्वियसली अगर बात करें जून 2025-24 की और लास्ट दो एग्जाम की, ये पिछली वाली है और ये उससे पिछली वाली है। तो पिछले वाला पेपर थोड़ा सा हार्ड आया था, तो देखो हार्ड आया था तो कट ऑफ कितना नीचे गया, बहुत ज़्यादा नीचे गया नहीं, 210 से -4 यहाँ हुआ है, -6 यहाँ हुआ है, -6 और -6, ये देखो, और यहाँ पे -2, +2 हो गया इधर, तो माइनस +2 और +2, ये देखो पेपर थोड़ा सा हार्ड आया था, फिर भी कट ऑफ जनरल का बढ़ गया। तो इस बार पेपर इजी है, इजी है तो मेरा ये मानना है कि कट ऑफ जेआरएफ का ये वाला रहने वाला है, प्लस इसमें से 3-4 क्वेश्चन प्लस हो जाएंगे, और यहाँ भी 3-4 क्वेश्चन प्लस हो जाएंगे। सो एग्जैक्ट कट ऑफ की बात करें तो ये कट ऑफ रहने वाला है जेआरएफ के लिए जनरल में, ये है 300 में से, क्वेश्चन के लिए बाई 2 कर लेना, ये मार्क्स बता रहा हूँ मैं, तो 216 से 222। सो जेआरएफ में मेरे को लग रहा है कि इस आंकड़े के पास रहने वाला है, नेट में 190 से 196, इस अ, आंकड़े के पास नेट में लग रहा है कि मिनिमम वाले के पास रहेगा, जो मैंने रेंज बताई है, और जेआरएफ में अराउंड इस आंकड़े के पास रहेगा, क्योंकि पेपर जेआरएफ के लिए जनरली 1% को सेलेक्ट करते हैं, लेकिन एनटीए क्या करता है, कई बार 0.6% को भी ले लेता है, अगर उसको दिखे कि ज़्यादा लोगों के नंबर आ रहे हैं, तो पता नहीं उनका क्या रूल होता है, तो जनरली 1% को लेना चाहिए, लेकिन 0.6% को भी ले लेता है। तो उसके हिसाब से अगर वो 1% को लेंगे तो हो सकता है 216 218 के पास रह जाए, और 0.6% को लेंगे तो 222 के आसपास रहेगी। सो मैं अंडू कर देता हूँ। ठीक है, आप कमेंट करके अपने मार्क्स ज़रूर बताएं, कमेंट करके अपने मार्क्स बताएं, कैटेगरी बताएं, और अटेम्प्ट नंबर बताएं, कौन सा अटेम्प्ट है, और अटेम्प्ट का मतलब है सीरियसली कि एक बार एटलीस्ट सिलेबस को रीडिंग करके ही अटेम्प्ट दिया है, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपका कोई दूसरा मत है तो वो भी बताएं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, ख़त्म तो नहीं होता, अभी बचा है स्ट्रेटेजी। सो जून 2026 के लिए स्ट्रेटेजी की बात करें तो नेट की स्ट्रेटेजी ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। अभी जो पेपर आ रहा है, जैसे इस बार वाला एक अपवाद आ गया, उससे पहले की अगर पेपर की बात करें, पहले 3-4 पेपरों में मैथमेटिकल पोर्शन बढ़ रहा था, ठीक है, मैथमेटिकल पोर्शन बढ़ रहा था। इस बार तो वन लाइनर भी आ गए और लेंथी पेपर आ रहा था अब तक, है ना, तो ये एक अपवाद बोल सकते हैं, हो सकता है एनटीए अगली बार फिर से उसी रेंज पे चला जाए। तो इस बार क्या हुआ, स्टैटिक क्वेश्चन है पीवाईक्यू पोर्शन से, जो वन लाइनर आते हैं सीधे सीधे, वो अराउंड इस बार 30% आए, और उनको कवर करना है, मतलब इजी क्वेश्चन कभी भी, अगर आपको नेट भी निकालना है तो इजी क्वेश्चन तो आपके गलत नहीं होने चाहिए, जो एकदम इजी है ना, जो कि 10 सेकंड में हो रहा है, 5 सेकंड में पढ़ते ही हो जा रहा है, वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो वो कैसे होंगे, उसके लिए आपको पीवाईक्यू कवर करने पड़ेंगे, एटलीस्ट 2018-19 से सारे पीवाईक्यू
आपको याद होने चाहिए, वो एग्जैक्ट रिपीट होता है। कमिटी वाला आता ही है, ओवर आइडेंटिफिकेशन वाला आता ही है, अंडर आइडेंटिफिकेशन। फिर एक ये है कि इंटायर सिलेबस आपको एक एटलीस्ट रीडिंग पता होनी चाहिए, रीडिंग मारी भी होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है इन्वायरमेंट का एक ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जो कि वन लाइनर है, जो आपने एक बार भी पढ़ा है तो आपका हो जाएगा, लेकिन उसके लिए इंटायर सिलेबस एक बार कवर करना होगा, पीवाईक्यू कवर करने होंगे। फिर करंट का ज़्यादा आ नहीं रहा। एक बार ऐसा हुआ था, जो ऑफलाइन पेपर हुआ था, उसमें जरूर हुआ था कि 10-15 क्वेश्चन आ गए थे करंट के, उसके अलावा करंट का कम वेटेज है, तो करंट को केवल लास्ट मंथ में पढ़ो, ज़्यादा करंट पे ध्यान ना दो, है ना। स्टैटिक पोर्शन और उस पे ध्यान दो। फिर पेपर वन में अगर आपको जेआरएफ चाहिए जनरल में खासकर, तो 40 प्लस, ओबीसी में भी अगर जेआरएफ चाहिए तो 40 प्लस आपके पेपर वन में आने, क्वेश्चन सही होने चाहिए, 50 में से 40 क्वेश्चन सही होने ही चाहिए। और उसके लिए वो सब सही तभी होंगे जब आपके डीआई, डीआई आपको डेटा इंटरप्रिटेशन, जो इस बार डीआई जो था वो थोड़ा सा लेंदी था, टफ था, देखते ही लग रहा होगा कि यार ये तो गलत दे दिया, ऊपर तो हाईएस्ट मार्क्स तो दे रखे हैं 80 और नीचे दे रखे हैं 90, सब्जेक्ट में 90 कैसे आ गई, वो परसेंटेज थे 90%, 80 का 90% कितना हुआ 72। तो इस टाइप का प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको डीआई के लिए, या आप करो हर एक संडे को एक डीआई सोल्व करो, हर संडे को एक डीआई सोल्व करो, तो टोटल कम से कम 15-20 डीआई जो पुराने आ रखे हैं वो सारे सोल्व करो। आप सोल्व करोगे तो एग्जाम में भी हो जाएगा। सो पेपर वन पे भी फोकस करना है। फिर मैथमेटिकल पार्ट जो है, प्रोबेबिलिटी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इनके क्वेश्चन आते रहते हैं, इस बार भी आए हैं, वेटेज पिछली बार तो ज़्यादा था, इस बार भी रहा है, तो इसको छोड़ना नहीं है, इसको अच्छे से करना है, इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, ठीक है। और मेन इश्यू रहता है टाइम मैनेजमेंट का। सो टाइम मैनेजमेंट से प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप टाइम मैनेज ढंग से नहीं करोगे, पहली बार आपने एग्जाम दिया है तो होगा क्या, लास्ट में आते हैं 10 क्वेश्चन पैसेज के, 2 पैसेज आते हैं, आपको पता है इकोनॉमिक्स के, और ज़्यादातर ये होता है कि ये थ्योरेटिकल आते हैं। तो पिछली 2-3 बार तो ऐसा हुआ कि एक न्यूमेरिकल आ गया, एक थ्योरेटिकल आ गया, पर एक तो पक्का थ्योरेटिकल आएगा, इस बार दोनों थ्योरेटिकल आ गए। तो पैसेज में क्या है, और एक पैसेज 5 क्वेश्चन आ गए हमारे पेपर वन के पैसेज के, है ना। तो पैसेज अगर आप जल्दी में हो ना, तो आपका पैसेज सही नहीं होगा, आप रीड ही नहीं कर पाओगे उसको, क्योंकि अपने को पता है यहाँ से हमको कर्सर से इधर स्क्रॉल करो, फिर इधर स्क्रॉल करो, एक बार इधर स्क्रॉल करो पढ़ो, फिर इधर करो, फिर इधर करो, फिर इधर करो, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है इतनी। पैसेज के लिए टाइम चाहिए, और पैसेज थ्योरेटिकल अगर होगा तो आप 5 में से 4 सही कर सकते हो, इसमें भी 4 सही कर सकते हो, इसमें 4, इसमें 4, एक हो सकता है थोड़ा हार्ड आ जाए, लेकिन 12-15 में से आप 12 क्वेश्चन कर सकते हो, अगर 12 कर दिए ना तो आप जेआरएफ की दौड़ में आ जाते हो, इनमें अगर कर दिए तो पैसेज को मेरी स्ट्रेटेजी हमेशा ये रहती है कि पैसेज को आपको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। इकोनॉमिक्स का पहले पेपर वन, हमेशा पेपर वन को पहले करना चाहिए, कभी भी सब्जेक्ट को पहले मत करो, क्योंकि पेपर वन स्कोरिंग भी है। पेपर वन को सबसे पहले करो, और पेपर वन करते ही सीधा पैसेज पे जाओ, 141 से 150 पे जाओ, और उसको ध्यान से देख के करो। ये अगर 10 क्वेश्चन में आपको 15 से 16 मिनट में हो जाएगा, ये इतना भी लग रहा है तो मोर देन सफिशियंट है कि आप 15 मिनट में इसको कर लोगे आराम से। और फिर उसके बाद मल्टी स्टेटमेंट और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, उनको आप छोड़ सकते हो पहली बार के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे ये क्वेश्चन है, इस बार आया ये, तो ये है तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन, राइट। सो इसमें कैलकुलेट करना है, इतना हार्ड नहीं था ये, लेकिन इसमें टाइम लगता है। इसमें हो सकता है अगर आपका मैथ स्ट्रांग नहीं है तो आपको 5 मिनट लग जाएंगे, 5 मिनट लग जाएंगे तो आप हड़बड़ा जाओगे और पैसेज छूट जाएगा लास्ट में, और नहीं छूटेगा तो भी ढंग से टाइम दे नहीं पाओगे। तो ऐसा क्वेश्चन आए, दिखे कि भाई चारों में कैलकुलेशन करनी है, हो सकता है कि एक करके मैच हो जाए और यहाँ से मिल जाए, है ना। ये वो वाला भी देख सकते हो, देखो ए का 2, हाँ तो एक को ही अ, वैसे ए में 3-3 भी आ रहा है, बी में 4-4 आ रहा है, सी में 1-1 आ रहा है, और डी में तो एक से तो मैच नहीं होगा, दो आपको तो सोल्व करने ही पड़ेंगे। तो इनमें से कोई भी दो सोल्व करने पड़ेंगे, तो फिर भी उसमें 5 मिनट 4 मिनट लग जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को एक बार के लिए छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा ऐसा क्वेश्चन हो, जैसे ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है तो थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो अब पता है कि रीड करने में ही अपने को 2 मिनट लगेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को पहली बार में स्किप कर सकते हो। पैसेज पे जाओ, वन लाइनर सारे करो, और फिर लास्ट में आ जाओ। तो ये टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को छोड़ेंगे तभी तो ये वन लाइनर, अगर जैसे यहीं फंसे रह गए ना 107 में, 184 पे फंसे रह गए, तो 137 नंबर जो है ना वन लाइनर आ गया। ये देखो क्या आया कि इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी, वैगनर,
ये लाइन है सीधा सीधा, कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ। तो इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी वैगनर का है, तो 4 ये लो। ये 5 सेकंड का है, लेकिन अगर लास्ट में टिक 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 चलता रहेगा कि 2 मिनट बाकी हैं या 5 मिनट बाकी हैं, 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो इंक्रीजिंग क्या है, पिकोक पिकोक ऐसे करके चल लेंगे, है ना। तो टाइम का ध्यान रखना है। ठीक है। थैंक यू। अपने सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।